नमस्कार, मी ज्ञानेश्वर मोरे. नवराष्ट्राच्या डिजिटलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपल्यासोबत कॉफी नवराष्ट्रमध्ये मनमोकळ्या गप्पा मारण्यासाठी आहे प्राईम अकॅडमीचे संचालक ललित कुमार सर. सर, तुमचं कॉफी नवराष्ट्रमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. तर आपण अनेक प्रश्नावर आज मनमोकळ्या गप्पा देखील मारणार आहोत. तर सर, तुम्ही प्राईम अकॅडमी सुरुवात केली, मात्र ही सुरुवात करावं तुम्हाला का वाटलं आणि कधीपासून सुरुवात झाली, काय सांगेल? मैं अपने आईआईटी के 4th ईयर से ही जेई कोचिंग के बच्चों को पढ़ा रहा था और इसके लगभग 6 साल के बाद 2009 में मैंने प्राइम अकेडमी स्टार्ट किया पुणे में। तो हम कुछ 8 से 9 फैकल्टीज का एक ग्रुप था जो डिफरेंट आईआईटी से हैं। एक 3-4 तो आईआईटी बॉम्बे के मेरे फ्रेंड्स हैं, तो काफ़ी सारे हमें पैशनेट टीचर्स हैं, तो टीचिंग का हमें काफ़ी शौक रहा है, तो उसी के लिए हमने प्राइम अकेडमी स्टार्ट किया और तब से वो सेम सेट ऑफ फैकल्टीज अभी तक इन बच्चों को जेई और दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ट्रेन कर रही है। सर, क्लास सुरू करण्याचं तुमचं वेगळं वैशिष्ट्य काय आहे? नेमकं या क्लासेस मधून आजपर्यंत विद्यार्थ्यांचा सक्सेस रेट किती आहे? सक्सेस रेशियो है, जैसे कंट्री का पूरे इंडिया का सक्सेस रेशियो है जेई मेंस में लगभग 20% के आसपास रहता है और जेई एडवांस में लगभग 3% के आसपास रहता है। तो हमारा जेई मेंस में अराउंड 75 to 80% के आसपास चला जाता है सक्सेस रेट, और जेई एडवांस में ये 25 से 30% के बीच में रहता है। अभी जेई मेंस का रिजल्ट आउट हुआ है, क्या ट्रेंड रहा है सर? किस तरह से देखते हैं जिस तरह का आउटकम आया हुआ है? अभी जैसे इस बार जेई मेंस का जो एग्जाम था वो काफ़ी सडन नोटिस पे आया था कई बच्चों के लिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने अपना सिलेबस टाइम से ख़त्म कर दिया था, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अपना सिलेबस 2022 में सितंबर में ही लगभग ख़त्म कर दिया था, तो इन स्टूडेंट्स को थोड़ा काफ़ी आसानी रही थी रिवीजन और बहुत सारे मॉक टेस्ट देने में, और उनका परफॉर्मेंस ठीक रहा है। जिन स्टूडेंट्स ने थोड़ा लेट सिलेबस ख़त्म किया होगा या ख़त्म नहीं किया होगा, क्योंकि कई बच्चों के साथ हुआ है, तो उनको काफ़ी दिक्कत रही है इसके अंदर। अभी जेई मेंस के बाद में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनका परसेंटाइल 96 क्रॉस कर गया है, वो जेई एडवांस के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं। तो हम ऐसे बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि अभी से ही वो जेई एडवांस पे फोकस करें, जेई मेंस 2 दे दें एक्सपीरियंस के लिए, बट फोकस वो जेई एडवांस पे कर सकते हैं। किस तरह की तैयारी होनी चाहिए? आप इतने समय से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो किस तरह की तैयारी, आपने क्या ट्रेंड देखा है और बच्चों में किन चीजें हैं जो बच्चों को स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए सक्सेस होने के लिए? अगर एक खाका बना के दे उनको, मतलब Okay. तो अगर आईटी में चुनना है या क्लियर होना है, एक खाका क्या है आपका मतलब? तो देखिए, इसमें 2 टाइप के बच्चे हैं। एक ऐसे हैं जिनको इसी बार जेई देना है, उनका जेई मेंस फर्स्ट हो चुका है, और एक ऐसे हैं जो अभी शायद 10th का एग्जाम देने वाले हैं। तो मैं पहले उनकी बात करूंगा जो अभी इस बार जेई मेंस 1 दे चुके हैं। तो सबसे पहले इनको समझना पड़ेगा कि जेई का जो एग्जाम है काफ़ी लो स्कोरिंग एग्जाम है, इसमें बोर्ड की तरह 90% 95% मार्क्स नहीं आते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे के सारे टॉपिक्स आप करें, उसकी वजह से आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर भी आता है और प्रिपरेशन भी अच्छी हो नहीं पाती है। अगर जेई के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन रहता है कि आप अपने स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करें। आप कुछ टॉपिक्स में भी लाइक 15 से 20% टॉपिक ऐसे निकाल सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं है, और उनको आप साइड लाइन कर सकते हैं, और वही टाइम आप उन टॉपिक्स में लगा दीजिए जो आपके स्ट्रेंथ है, और एग्जाम में भी आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। तो इससे आपका जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी और नेगेटिव मार्क्स काफ़ी कम हो जाते हैं, और आपके चांसेस जेई क्लियर करने के ज़्यादा रह जाते हैं। अगर मैं उन बच्चों की बात करूं जो अभी 10वीं के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए सबसे पहले तो उनको माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि उन्हें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में आना है। और साइंस एक बार चूज़ कर लिया तो अधिकतर बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल की साइड जाते हैं, और एक बार आपने इंजीनियरिंग चूज़ कर लिया कि इंजीनियरिंग में जाना है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि जितने भी कॉलेज हैं इंडिया में इंजीनियरिंग के, टॉप कॉलेज पकड़ लो, आईआईटी, एनआईटी, फिर बहुत सारे लोकल कॉलेज, सॉरी प्राइवेट कॉलेज है लाइक बिट्स, पूना में काफ़ी अच्छा कॉलेज है सीयूपी, इन सारे के सारे कॉलेज के जो एंट्रेंस एग्जाम है वो प्राइवेट वालों का अलग है, लेकिन गवर्नमेंट वालों के जेई के थ्रू होते हैं। भले भी जेई हो या बिटसेट हो या कोई दूसरे एग्जाम, तो उनका सिलेबस एक्जैक्टली सेम होता है। तो जैसे ही आप 10वीं खत्म करते हैं तो आपको 11th और 12th का जो सिलेबस है, तो 11th-12th का सिलेबस ही सारे एंट्रेंस एग्जाम्स का सिलेबस रहता है। तो 11th-12th का जो सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का, उसको जितना अच्छी तरह कर सकते हो करो। जो स्टूडेंट्स अभी 10th का एग्जाम देके 11th में जाने वाले हैं, उनके पास 3 ऑप्शंस होते हैं।
साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एक बार आपने साइंस चूज कर लिया तो मोटा मोटी दो ऑप्शंस बचते हैं उनके पास, इंजीनियरिंग और मेडिकल। अच्छा, जो बच्चे इंजीनियरिंग जा रहे हैं उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आनी चाहिए कि इंडिया के जो भी कॉलेज हैं, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज, उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम जेई है, और बाकी जो अच्छे कॉलेज है लाइक बिट्स, तो उनके लिए बिटसेट है, अब पूना में जो कॉलेज है उनके लिए सीईटी है। तो एक कॉलेज के नाम को लेकर कंफ्यूजन नहीं करना है, आप बस ये देखिए कि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स है, भले जेई हो, सीईटी हो, बिटसेट हो, इन सबका सिलेबस एक्जैक्टली सेम है, और वो सिलेबस है आपकी 11वीं 12वीं का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो जैसे ही आपका 10वीं खत्म हुआ, यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो है वो अच्छा होना चाहिए, और अच्छा होने में जरूरी है कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपने सिर्फ ये याद कर लिया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 1 2 3 क्या है तो कोई फायदा नहीं है। तो लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3 क्या बोलती है, उसको अप्लाई कैसे करना है, ये आपको ठीक से आता है, तो फिर आप ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और उसमें फर्स्ट स्टेप होता है कि भाई कहाँ से असिस्टेंस लिया जाए। तो यहाँ पेरेंट्स का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पेरेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि जैसे अगर आप एक बार डिसाइड कर चुके हो कि आपको बच्चे को इंजीनियरिंग स्टैंड में भेजना है, तो एक अच्छे मेंटर्स के अंदर उसको 2 साल की प्रिपरेशन कराई जाए। और अच्छे मेंटर्स का मेरा मतलब ये है कि आप कोई जहाँ भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने वाले हैं, पहले आप ये चेक कर लीजिए कि वहाँ पर कौन कौन से फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, कितने साल से पढ़ा रहे हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छे फैकल्टीज पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन वो 6 महीने में 2 महीने में इंस्टीट्यूट चेंज कर लेते हैं, तो उसमें बच्चों के ऊपर काफ़ी फर्क पड़ता है। तो अगर आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के जो फैकल्टीज हैं कितने साल से वहाँ पर हैं, और इस बात का कितना एश्योरेंस है कि आपको भी पढ़ाएंगे, तो आप ऐसा इंस्टीट्यूट चूज कर लीजिए। और एक बार आपने इंस्टीट्यूट चूज कर लिया तो देन कंप्लीटली उन पर ट्रस्ट कीजिए। फिर आप अब उसमें भी बहुत बच्चे मेहनत तो करते हैं, लेकिन एक क्वालिटी मेहनत भी बहुत जरूरी है, स्मार्ट मेहनत बहुत जरूरी है। तो उसमें मैं बच्चों को 2-3 टिप्स देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप सारे के सारे लेक्चर अटेंड करें। बच्चों को 10वीं तक एक डिफरेंट माइंडसेट होता है कि चलो आज बर्थडे है, आज क्लास नहीं जाएंगे चलेगा, बट अगर आप कोचिंग क्लास में आप आ गए हैं और आपने मान लो एक लेक्चर वेक्टर्स का मिस कर दिया, तो उसके आगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का कुछ आइडिया ही नहीं लगेगा आपको क्या हो रहा है, और वहां से आप एफर्ट्स एक्स्ट्रा लगाओगे और फिर भी आपका आउटपुट नहीं आएगा, तो फ्रस्ट्रेशन आनी स्टार्ट हो जाती है। ऑटोमेटिकली आपका ध्यान फिर वो छोटे मोटे जो टाइम पास गेम है, पबजी उनमें जाना चालू होता है, वेब सीरीज में यहाँ पर आप डाइवर्ट हो जाते हो। तो आपको क्लासेस सारी अटेंड करनी है बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस, कि आप कोई मान लो आप बीमार हो गए, अटेंड नहीं भी कर पा रहे हैं, तो उसका वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, बट अपडेटेड रहिए। तो क्लासेस आपको सारी अटेंड करनी है। दूसरा, आपको जो चीज पढ़ाई जाती है वही सेम चीज आपको सेम डे रिवाइज करनी है। कई बच्चे हैं जाके रिवाइज तो करते हैं, लेकिन जैसे मैंने आज पढ़ा दिया फ्लूइड्स, तो फ्लूइड्स को आज की जगह 3 दिन बाद रिवाइज करेंगे, और एक बच्चा आज ही रिवाइज कर लेगा। जो बच्चा आज रिवाइज कर रहा है वो शायद इसको 3-4 घंटे में रिवाइज कर लेगा, और जो बच्चा सेम टॉपिक को 3 दिन के बाद रिवाइज कर रहा है उसके दिमाग से काफी हद तक चीजें निकल जाती हैं, और उसको 6-7-8 घंटे लग जाते हैं, फिर भी आउटपुट इतना अच्छा आ नहीं पाता है। तो मेहनत भी ज्यादा कर रहे हो, आउटपुट भी नहीं आ रहा है। तो मोटा मोटी हम बोल सकते हैं कि लेक्चर सारे अटेंड कीजिए, फिर सेम डे रिवाइज कीजिए, और लेक्चर्स के अंदर आप काफी इंटरैक्टिव होने की कोशिश कीजिए। आप ये मत सोचिए कि ये चीज में समझ में नहीं आ रही है, मैं पूछूंगा तो बाकी लोग क्या सोचेंगे। तो अल्टीमेटली जो आप का जो फाइनल परफॉर्मेंस होगा एग्जाम में वो मैटर करता है। क्लास के अंदर आपने कितने डाउट पूछे हैं ये कोई नहीं देखने वाला। तो क्लास में टीचर से ज़्यादा इंटरैक्टिव रहिए। तो ये 2-3 छोटी छोटी चीज़ें हैं। और जब आप पढ़ाई करते हैं, थक जाते हैं, आपको ब्रेक लेना है, तो किस टाइप का ब्रेक लेते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने के बाद में फिर वो वापस से गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, सेम स्क्रीन देख रहे होते हैं, तो वही आंखें यूज होती हैं, वही दिमाग यूज होता है, वही सेम पोस्चर होता है बैठने का, तो उससे इतना फायदा नहीं होता। मेरे हिसाब से अगर आपको ब्रेक लेना है तो कोई फिजिकल एक्टिविटी, लाइट फिजिकल एक्टिविटी में भी आप थोड़ा जॉगिंग के लिए चले जाइए, रोप स्किपिंग कर लीजिए, पुशअप्स, पुलअप्स, डांस, इस टाइप की एक्टिविटीज कीजिए, तो उससे आप फिजिकली भी एक्टिव रहेंगे और आपको पढ़ाई में भी ज्यादा अच्छा कॉन्सेंट्रेशन होगा। ये तो रहा आपकी तैयारी, एग्जाम की तैयारी का। एक दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट चीज है कि एग्जाम में जब आप बैठते हो तो कैसे सॉल्व करो आप, मतलब उस पेपर को टाइमिंग के अंदर कि बेस्ट मार्क आपको मिले, वो एक कला, वो भी एक कला है। तो उसको वो कैसे आप, उसके लिए क्या गाइड? काफी अच्छा क्वेश्चन आपका ये, क्योंकि जो भी एग्जाम्स होते हैं जेई के, उसमें ऐसा तो है नहीं कि आपके 70% 80% मार्क्स आ जाए। जो ऑलरेडी रैंक 1 होता है उसका देखा जाता है कि उसका स्कोर जनरली 80% को क्रॉस करता है जेई एडवांस में। और जैसे लास्ट ईयर की अगर बात करें 2022 की, तो जिन बच्चों का स्कोर 20-25% के आसपास था, उन बच्चों को भी पीछे की कहीं ना कोई आईटी का कोई डिपार्टमेंट मिल गया था। दूसरी होती है आपकी एग्जामिनेशन स्किल्स। तो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स मतलब फंडामेंटल्स कितने अच्छे हैं, दैट इज वन थिंग। लेकिन सिर्फ उससे ही काम नहीं होगा, आपकी एग्जाम स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। शायद आपका क्वेश्चन उसी पे है। तो एग्जाम स्किल्स में ऐसा होता है कि आप कोई क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपको
जज करना है सही टाइम पे कि इस क्वेश्चन को मैं एक्चुअली अटेम्प्ट करूं कि नहीं करूं। तो मोर देन अटेम्प्टिंग ए प्रॉब्लम, मोर देन सेलेक्टिंग ए प्रॉब्लम, रिजेक्टिंग ए प्रॉब्लम बिकम मोर इंपॉर्टेंट एक्चुअली, कि भी आप उसको रिजेक्ट करो, वही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी गलत क्वेश्चन में फंस गए, आपने 10 मिनट 15 मिनट लगा दिए, फिर आपको लगता है कि इतना टाइम लगा ही दिया है तो मैं 5-10 मिनट और लगा देता हूँ, कुल मिला के 20-25 मिनट खत्म हो गए, आंसर आया नहीं, और बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर दे स्टार्ट शिवरिंग, और इसके वजह से पूरा ब्लैकआउट होता है, पेपर खराब होता है। तो आपको क्वेश्चन देख के ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इसको अटेम्प्ट करना है कि नहीं, और उसके लिए आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करो पेपर। जैसे पेपर 3 घंटे का होता है, केमिस्ट्री से स्टार्ट करने का एडवांटेज ये है कि वो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है। मतलब मैथ्स में अगर आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 6 मिनट चाहिए, 5 मिनट चाहिए, तो केमिस्ट्री नॉलेज बेस्ड होता है कंपैरेटिवली, तो 2 मिनट में 1 मिनट में सॉल्व होता है, उसमें आपको सॉल्यूशन नहीं करना पड़ता है कुछ। तो केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री में तो 35-40 मिनट पेपर खत्म होता है। और दूसरा एडवांटेज केमिस्ट्री से स्टार्ट करने का ये है कि उसमें ना एम्बिगिटी काफी कम होती है, मतलब आपको कंफ्यूजन कम होता है कि मुझे करूँ या ना करूँ। मैथ्स में क्या है, क्वेश्चन आपके सामने होगा ना, आपको थोड़ा सा लगेगा कि मैं शायद कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे सिंपल एग्जांपल है 7 into 3, 7 into 3 is 21। किसी को मल्टीप्लिकेशन नहीं भी आता है तो 7 + 7 + 7 करके 21 निकाल सकता है। तो मैथ्स और फिजिक्स के एग्जाम में क्या होता है, ऑल्टरनेट तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए, इसलिए दिमाग आपको बता नहीं पाता है इसको मैं एक्चुअली रिजेक्ट करूँ या सॉल्व करूँ। लेकिन केमिस्ट्री में उसको देख के ही समझ में आता है इसको करना है कि नहीं करना। तो केमिस्ट्री से आप स्टार्ट कीजिए, लगभग 30-35 मिनट उसमें आप लगाइए, और उसके बाद में कोई दूसरा सब्जेक्ट जो आपका रिलेटिवली स्ट्रांग हो, फिजिक्स और मैथ्स, उसको ले लीजिए, और फिर तीसरा सब्जेक्ट। और कोशिश कीजिए कि आपके पास पूरे पेपर के बाद भी कम से कम 25 से 30 मिनट बच जाएं, जिसमें आप वापस से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो जो आपने अपने फर्स्ट फेज में देखे थे लेकिन अटेम्प्ट नहीं किया। तो मैं जनरली बच्चों को बोलता हूँ क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी डिवाइड कर दो। एक ऐसी कैटेगरी जिसको देखते ही पता लगता है सॉल्व हो जाएगा, उसको तो आप सॉल्व कर दोगे। दूसरी कैटेगरी जो थोड़ा ग्रे में होती है, उसमें आपको कंफ्यूजन होता है शायद होगा या नहीं होगा, उसमें से कुछ कीजिए कुछ मत कीजिए। और एक ऐसी कैटेगरी जिसको आपको देखते ही बोल दोगे अभी मुझसे नहीं होने वाला। तो तीसरी कैटेगरी जो डेंजरस है उसको आप एकदम छोड़ दो। और जब आपका पेपर हो गया लगभग 2.5 घंटे पूरा, तो लास्ट के आधे घंटे में तो ग्रे एरिया वाले क्वेश्चंस थे, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस का वापस अटेम्प्ट करो। तो आई फील दैट वे आपका परफॉर्मेंस ठीक हो सकता है। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी किसी बच्चे को कोई दूसरा तरीका भी ठीक लग सकता है, बट जो प्राइम एकेडमी में फॉलो करते आ रहे हैं, मैं मैक्सिमम बच्चों को देखा है अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में, तो ये चीज़ काफ़ी जल्दी क्लिक की है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि इस तरह से एग्जाम दिया जाए। मेरा दो सवाल और था। हाँ जी। एक जो मतलब मेंस में बहुत अच्छे नंबर नहीं ला पाए या क्लियर, उनके लिए क्या सलाह आपकी? और एक जो आईआईटी नहीं क्लियर के लिए कर रहे हैं और नहीं कर पाए वहाँ, तो उनके दोनों के लिए क्या सलाह इस टाइप के बच्चे? अभी देखिए मेंस में अभी फर्स्ट फेज का रिजल्ट आया, तो ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा अंदाजा है कि 88-89 परसेंटाइल जिन बच्चों का स्कोर आया है वो मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे। ये चीज ऑफिशियली डिक्लेयर की जाएगी सेकंड मेंस के रिजल्ट के बाद। अब जिन बच्चों का स्कोर अभी से 96 परसेंटाइल के आसपास आ चुका है या क्रॉस कर चुका है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है वो आईआईटी में सीट लेने के लिए। तो ऐसे बच्चों को हम बोल रहे हैं कि आप कौन से बच्चे जिनका 96 परसेंटाइल क्रॉस कर गया है, मतलब कुछ के लिए 95 भी हो सकता है, वो अंदाज से एरिया बता रहा हूँ आपको। तो इन बच्चों को हम सजेस्ट कर रहे हैं कि आप जेई मेंस 2 बस देने के लिए दे दो ताकि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, लेकिन आप अभी से ही आप जेई एडवांस में फोकस करना स्टार्ट कर दो। तो अभी आपके पास अच्छा खासा 3-4 महीने का टाइम है, और उन 3-4 महीने में आप टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, और एक टाइम बेस्ड टाइम टेबल बनाओ। टाइम बेस्ड का मेरा मतलब ये है कि आप पहले से डिसाइड कर लो कि मेरे को 8 घंटे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करनी है, फिर उसके बाद 8 घंटे क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री करनी है। एक होता है टाइम बेस्ड टाइम टेबल, और एक होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड टाइम टेबल, जिसमें आप ये सोच लेते हैं कि नहीं मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को तब तक करता रहूंगा जब तक ये स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। अब वो अपने आप एक इल्यूजन है एक्चुअली, मतलब आप कितना भी किसी टॉपिक को पढ़ लो, आपको उसके ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं जो आपसे सॉल्व ना हो, इसीलिए ऑलरेडी रैंक 1 का भी स्कोर 100% नहीं आता है। तो अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे, मैं इन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अभी जेई का फर्स्ट फेज दे चुके हैं, जिनका टाइम कम है, तो अगर ये बच्चे ऐसे सोच के बैठ जाएंगे नहीं मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को तब तक करता रहूंगा जब तक ये पूरा ठीक नहीं हो जाएगा, तो होगा ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करते रहेंगे आपको बाकी का टाइम मिलेगा नहीं। तो पहले से अपना टाइम डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को इतने टाइम पर इसको करना है। आप बहुत ज्यादा पर्टिकुलर नहीं हो सकते कि डॉट इसी सेकंड पे खत्म करना है, थोड़ा टॉलरेंस चलता है 10-15% का। और मॉक टेस्ट आप बहुत सारे दीजिए, मतलब अभी आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, मुझे पता है, तो थोड़ा मुश्किल होता है कि बच्चों के लिए बोर्ड भी मैनेज करना, जेई मैनेज करना। तो ऐसे बच्चे एक चीज कर सकते हैं कि जैसे बोर्ड में कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, बोर्ड के लिए उन्होंने कैलकुलस पढ़ा, तो बोर्ड के लिए जो कैलकुलस पढ़ा
तो फिर कैलकुलस करने के बाद वो जेई एडवांस के ही कुछ कैलकुलस के कुछ क्वेश्चंस कर ले, तो जेई एडवांस की प्रिपरेशन की सिंक में रहेगी। और जैसे ही बोर्ड खत्म हो जाएगा फुल फ्लेजेड वो जेई एडवांस की प्रिपरेशन में लग जाए। और मेरे हिसाब से वीक में कम से कम 1 से 2 मॉक टेस्ट जरूर दें जेई एडवांस के। और जो टॉपिक्स उनके वीक थे, जो पहले से डिसाइड कर चुके हैं, जैसे मैं आपको नाम देता हूँ कुछ टॉपिक्स का। जैसे मैथ्स में एक टॉपिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, तो कई बच्चों का वीक रह जाता है। तो अगर आपको लगता है ये वीक है आपका, तो मुझे नहीं लगता कि सही टाइम है उसको वापस स्ट्रॉन्ग करने का। उससे अच्छा रहेगा कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ज्यादा स्ट्रेस दे दें, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछा ही बहुत जाता है और उसमें आपको सॉल्व करने के चांसेस भी काफी अच्छे हैं। तो अगर पीएनसी प्रोबेबिलिटी आपका वीक है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। सिमिलरली फिजिक्स में एक टॉपिक है रोटेशनल मोशन, अगर आपको लगता है टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से नहीं आता है तो अभी सही टाइम नहीं है उसको स्ट्रॉन्ग करने का। उसकी बजाय आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पे और बाकी टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दें। तो पॉइंट वही है कि जो आप कर रहे हो अच्छी तरह से करेंगे, जरूरी नहीं कि सब कुछ करें, तो भी आपकी रँक काफी अच्छी बढ़ जाती है। तर क्लासेसमधून आतापर्यंत अनेक विद्यार्थी पासआउट झाले, तर तुम्ही क्लासेसमध्ये स्पर्धा परीक्षेचे जे स्पर्धा परीक्षा करीत असतात विद्यार्थी, तर असे तुम्ही स्पर्धा परीक्षेत निवडक विद्यार्थ्यांचे क्लासेस आहेत का सर्व स्तरातले? मतलब कुछ जैसे आप तैयारी करते हो उसमें कुछ चुनिंदा बच्चे जो होते हैं जो मतलब टॉप करने के आपको लगता है कि ये लड़के कुछ कर सकते हैं, ओके, ऐसे लड़कों का एक बंच बना करके उनकी तैयारी करवाते हो स्पर्धा परीक्षा आप? ओके देखिए, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनको स्टार्टिंग में सेग्रीगेट किया जाए कि नहीं किया जाए, तो इसमें मेरा मानना थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि 10वीं से बच्चा जब आता है तो ये चीज डिसाइड करना कि ये अच्छा है ये खराब है, ये मुझे पसंद नहीं है। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं नाम के साथ बताऊँ आपको एग्जाम्पल। एक बच्चा था संग्राम गायकवाड़, नीरा से आया था, छोटे से गांव से। तो वहां से जब आया था तो स्टूडेंट ने 2 क्लासेस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था और क्लासेस में ये बोलकर रिजेक्ट किया था कि आप साइंस के लिए फिट नहीं हो। फिर प्राइम अकेडमी में आया था और प्राइम में हम लोग जल्दी बहुत ज्यादा पर्टिकुलर नहीं है हर बच्चे को लेकर, हम मतलब ले लेते हैं, मतलब 100 में से 2 बच्चों को मना करते हैं, उनको बोल देते हैं आप आर्ट्स या कॉमर्स में चले जाइए। तो ये बच्चा प्राइम में ज्वाइन किया, काफी स्ट्रगल किया था बच्चे ने स्टार्टिंग के कुछ महीनों तक, तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा हमें ध्यान देना पड़ा। अब हमारे मेन एडवांटेज ये होता है कि हम अपना सिलेबस सितंबर तक खत्म कर देते हैं। जैसे आपने ज्वाइन किया अप्रैल 2023 में, तो हम सितंबर 2024 में सिलेबस खत्म कर देंगे और आपका एग्जाम आएगा 2025 में। तो जो 8 महीने का टाइम होता है इसमें आप बहुत स्ट्रेटेजी से कि जिन टॉपिक्स को करना है, जिसको छोड़ना है, इस पर ध्यान रखते हुए बहुत सारे मॉक टेस्ट दीजिए। तो अब इस बच्चे का सोचिए स्टार्टिंग में कहां से लेवल स्टार्ट हुआ कि उसको साइंस के लिए मना किया जाता, लेकिन वहां से वो पढ़ना स्टार्ट किया। ऑफ कोर्स स्ट्रगल किया उसने स्टार्टिंग के 6-8 महीने, अल्टीमेटली वो आईआईटी गया, आईआईटी में कंप्यूटर साइंस ज्वाइन किया और वहां भी वो टॉपर था कंप्यूटर डिपार्टमेंट का। बहुत बड़ी बात है आईआईटी से कंप्यूटर साइंस का टॉपर बन जाना। अच्छा, अगर मैं इसी मेंटालिटी के साथ जाता कि ये अच्छे बच्चों में नहीं आता है तो फिर उसको हम पहले से साइड लाइन कर लेते, डिमोटिवेट भी होता वो। और मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगता है सिस्टम की ना, स्टार्टिंग में जो बच्चे आपको लग रहा है ठीक नहीं कर रहे उनको फिर और कम ध्यान दिया जाए तो वो और खराब हो जाएंगे। तो हम लोग कभी बच्चों को ऐसे अलग सेग्रीगेट नहीं करते हैं, हम सही बच्चों को सेम टाइम रखते हैं। अब जब हमारा सिलेबस सितंबर में खत्म हो जाता है फिर हम देख लेते हैं ठीक है हाँ भाई कुछ लिमिट्स होती है कुछ बच्चों की, हो सकता है कि वो किसी और फील्ड में अच्छा कर पाए, शायद जेई क्लियर करके आईआईटी नहीं निकाल पाएगा। तो फिर ऐसे बच्चों को हम लोग रिविजन के टाइम पर बोल देते हैं कि आप अब एक काम करो, आप जेई एडवांस की बजाय आप सीटी पे ज्यादा फोकस कर लो आप, राइट। लेकिन सिलेबस खत्म करने टाइम तक हम बोलते हैं बच्चों को आप एग्जाम में नाम मत लो, आप बस सिर्फ आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को जितना हिट कर सकते हो कर जाओ। तो हम उनको ऐसे सेग्रीगेट नहीं करते हैं। और जनरली मैं बोलता हूँ सेग्रीगेशन जहाँ होता है वहां पर कई बार देखा गया कि अच्छे बैचेस में सो कॉल्ड टॉप बैचेस में बहुत अच्छे फैकल्टीज पढ़ा रहे होते हैं, बाकी में कम ध्यान दिया होता है। लेकिन हमारे केस में क्या होता है कि सिंस हम लोग बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करते हैं तो सेम फैकल्टी सब जगह पढ़ा रही होती है। हाँ, बट ये है कि कोई जो बच्चा अच्छा कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ ऐसे अल्फा बैच करके हमें एक नया बैच होता है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स रख देते हैं, वो थोड़ा मोटिवेट करने के लिए और बाकी बच्चों को दिखाने के लिए कि आप इस बैच में नहीं आ पा रहे हो तो आप पुश करो। तो लेकिन पढ़ाने का तरीका सबको सेम रहता है, सेम फैकल्टीज पढ़ाती हैं, हम सेग्रीगेट नहीं करते। सवाल ये कि कुछ बच्चे होते हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, मेधावी काफी, लेकिन उनके पास पैसा नहीं, संसाधन नहीं। ऐसे लड़के आपके पास आते हैं या आप उनको क्या कहना है ऐसे लोगों के आपके पास अगर आएंगे? हाँ देखिए, मौका देते हैं आप उनको? कई बार देखा गया है कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होता लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं पढ़ाई को लेकर। तो हर साल हमारे पास कई सारे बच्चे ऐसे आते हैं और मोस्ट ऑफ टाइम उनकी फीस हम पूरी माफी कर देते हैं। तो कई सारे बच्चे ऐसे भी रहे हैं जिनके फादर नहीं है और मदर डोमेस्टिक मतलब हाउस वाइफ का काम, सॉरी नॉट हाउस वाइफ, सॉरी डोमेस्टिक हेल्प का काम करती है किसी घर में,
और उस बच्चे ने फिर जेई क्लियर किया है और उसके बाद में इंजीनियरिंग करके अभी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छा कर रहा है। तो हमारे पास काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, लेकिन हमको कम फीस में या जीरो फीस में इनरोल करके 2 साल पढ़ाते हैं। इनफैक्ट अभी कुछ साल पहले स्मृति ईरानी ने भी प्राइम एकेडमी को लेकर ये चीज़ को लेकर अप्रिशिएट किया था कि बैच था हमारा, उसमें 50 बच्चे थे और काफ़ी सारे अंडर प्रिविलेज बच्चे थे, तो उसमें 50 के 50 बच्चों ने जेई क्लियर किया था। सो वी वर अप्रिशिएटेड बाय स्मृति ईरानी व्हेन शी वाज एजुकेशनिस्ट। या एचआरडी मिनिस्टर, करेक्ट। कुछ रिजर्वेशन कैटेगरीज भी रखा है आप लोग, आपके यहाँ कुछ रिजर्वेशन से जो बिलोंग करते हैं बच्चे, उनके लिए भी कुछ स्पेशल एजुकेशन दी जाती है आपकी तरफ, क्या है वो थोड़ा सा उसके बारे में समझा सके तो। बेसिकली रिजर्वेशन मेनली हमारा फाइनेंस को कंसिडर करते होता है। तो हाँ, इट वाज मोर ऑफ इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो उस तरीके से अगर बच्चे वीक बैकग्राउंड से आते हैं तो हम इनको एज आई टोल्ड यू उनको कम फीस में या जीरो फीस में हम पढ़ा देते हैं। कॉफी नवराष्ट्रामध्ये आमच्याशी मनमोकळ्या गप्पा मारल्या त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। तर हे होते प्राईम अकॅडमीचे संचालक ललित कुमार सर यांनी आपल्याशी अनेक क्लासेस विषयी विद्यार्थ्यांचं जे विद्यार्थी काही संकटामधून येत असतात त्यांचा शैक्षणिक खर्च त्यांना परवडत नसतो अशा विषयावरही त्यांनी भाष्य केलेलं आहे। ज्ञानेश्वर मोरे, नवराष्ट्र न्यूज, पुणे।